नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार। मैं एक ज्योग्राफी का सेशन लेकर आया हूँ छोटा-सा। देखते हैं हम आप लोगों को समझाने में कितना सक्षम हो रहा हूँ। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे हुआ है, वो हम देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, कितना करोड़ वर्ष पहले हुआ है, ये लोग तो सब लोग जानता है, लेकिन वही चीज़ तो हम भी पढ़ाएँगे जो सच्चाई है, जो सत्य है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे कि हमारे पृथ्वी से चले जाएँगे सूर्य सौरमंडल और सौरमंडल से चले जाएँगे आकाशगंगा से चले जाएँगे, फिर ब्रह्मांड में। तो मान लीजिए कि हमारे ब्रह्मांड में इतना जैसे कि पृथ्वी से हम लोग चले जाएँ हैं सौरमंडल जा रहे हैं, तो ये कितना दूरी है, इसको हम देखेंगे कि दूरी क्या चीज़ है, उसके बाद हम आगे फिर बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि मतलब दूरी देखिए हम लोग दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष में। दूरी को मापते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष में हम लोग मापते हैं। तो ये मतलब एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो हम लोग देखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर इसको हम कहाँ मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष में। दूरी की इकाई क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष है। ठीक, और एक प्रकाश वर्ष मान लीजिए कि प्रकाश वर्ष ये तो हो गया, एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो एक प्रकाश वर्ष में हम लोग दूरी लिखेंगे कि एक वर्ष में प्रकाश देखिए दूरी की इकाई होता है प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। मान लीजिए कि 365 दिन का होता है, और 365 दिन में प्रकाश कितना दूरी तय कर रहा है हम लोगों का, वो चीज़ हम लोग उसको ही दूरी प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो और एक वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करेगा, हम लोग आइए देखते हैं। तो एक वर्ष में प्रकाश ये तय करेगा 3 गुने 10⁸ गुने 365 दिन होता है। 365 दिन तो चलेगा ही, उसके बाद 365 दिन में 24 घंटा चलेगा, 24 घंटा चलेगा। उसके बाद कितना चलेगा, 60 मिनट चलेगा, और 60 मिनट में 60 सेकंड भी चलेगा, 60 सेकंड चलेगा। तो एक प्रकाश वर्ष में हमारा ये दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष में हमारा प्रकाश इतना दूरी तय करता है। कितना करता है, 3 गुना 10⁸ गुना 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60। तो इतना दूरी हमारा प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अब चलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा हम लोगों को बिग बैंग की थ्योरी जो है वो ज़्यादातर मतलब सबसे ज़्यादा सिद्ध यही है, प्रसिद्ध यही है कि और इसी को सबसे ज़्यादा हम लोग मान्यता देते हैं बिग बैंग थ्योरी की। तो मान लीजिए कि ब्रह्मांड तो अभी उत्पत्ति नहीं हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि पहले माना था कि बिग बैंग सिद्धांत और विस्फोटक की घटना हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये माना जाता है कि 13.8 अरब वर्ष पहले 13.8 अरब वर्ष पहले जो हुआ था, ये घटना हुआ था। जो ब्रह्मांड बनने की जो इस डेट है वो 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड पूरा तैयार हुआ था। और उससे पहले क्या था, मान लीजिए कि उससे पहले तो कुछ होगा ना ब्रह्मांड, उससे पहले क्या था, क्या नहीं, कहाँ था, क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उससे पहले क्या था कि एक वैज्ञानिक थे, स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक थे।
स्टीफन ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड की न तो आदि है और न अंत है, यानी ब्रह्मांड का न कभी खत्म हुआ है और न मतलब कि एक ये न कभी खत्म हुआ है, न आदि है, न इसका अंत है ब्रह्मांड की। और ये ब्रह्मांड क्या होता है कि धीरे 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 फैलता है और सिकुड़ता है। कभी मतलब बहुत करीब करीब इसका तो टाइमिंग लिमिट नहीं है, लेकिन बहुत धीरे 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 फैलेगा और एक टाइम बाद फिर विस्फोट होगा और फैलेगा। कहने का मतलब कि फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ेगा और फिर विस्फोट होगा उसमें और फिर फैलेगा धीरे धीरे। तो उससे पहले क्या था कि मान लीजिए कि एक सिकुड़ने के बाद इसको हम लोग मानते हैं कि एक बिंदु था, ये एक बिंदु था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एकक बोलते हैं, एकक या सिंगुलरिटी। इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलरिटी। पहले ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पहले एक ये था, मात्र ये था। 13.8 अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड एकमात्र बिंदु था। तो उसमें उस समय क्या हुआ कि इसका मान लीजिए कि देखिए पृथ्वी का भी जो कुछ भी, मतलब पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, आकाश है, आकाश में क्या है? धरती है, पृथ्वी है, सूर्य है, तारा है, उपग्रह है, सूर्य भी तारा में ही आ जाएगा। उसके बाद आकाश गंगाएं हैं। जो कुछ भी आकाश में है, जितना भी आकाश में है, पृथ्वी हो, ग्रह हो, उपग्रह हो या तारा हो, जो कुछ भी है, सूर्य, मतलब कि आकाश, हमारे एक आकाश गंगा में जो कुछ भी है वो एक इसी बिंदु पे सिर्फ था। इसी बिंदु पर था हमारा पूरा ब्रह्मांड। इसी बिंदु में सारा सिमटा हुआ था, एकदम कोई आगे पीछे नहीं, पूरा इसी बिंदु में पूरा हमारा ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि इस इतना चीज इसी बिंदु में होने का मतलब कि इसका सोच रहे हैं कि घनत्व कितना होगा, कितना घनत्व होगा। आप लोग चाहे हम भी कल्पना नहीं कर सकते हैं इसका कि कितना घनत्व होगा और कितना इसमें ताप होगा और कितना इसमें दाब होगा। तो इसमें घनत्व कितना होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इतना घनत्व ज़्यादा होगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और ताप भी इतना ज़्यादा होगा कि इसका भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और दाब भी इतना ज़्यादा होगा कि इसका भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या था? घनत्व। घनत्व बहुत ज़्यादा था इसका, ताप भी ज़्यादा था इसका, और दाब भी ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि क्या बताएं, अब इसको कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये कितने दिन पहले की बात है? ये कितने दिन पहले की बात है? तो 13.8 ये है 13.8 अरब वर्ष पहले की बात है। ये कब की बात है? तो 13.8 अरब वर्ष पहले एक मेरा पूरा ब्रह्मांड इसी में सिमटा हुआ था। तो सोचिए कि किसी चीज को हम लोग दबाते हैं, उसका घनत्व बढ़ता है, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उसका द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद घनत्व भी ज़्यादा होगा, ताप भी ज़्यादा होगा और दाब भी ज़्यादा होगा। तो सोचिए कि इसमें कितना, मतलब कि घनत्व, ताप और दाब और द्रव्यमान इतना ज़्यादा होगा कि ये अपने आप को एक टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ये अपने आप को संभाल नहीं पाया कि हम इतना ना दाब संभाल सकते हैं, ना हम दाब बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ताप बर्दाश्त करते हैं, और ना घनत्व को इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए भैया हम माफ़ी चाहते हैं, हम ब्लास्ट होंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ब्लास्ट होंगे। तो ये एक टाइम के बाद 13.8 वर्ष पहले ये ब्लास्ट हो गया, पूरा ब्लास्ट हुआ, ये पूरा ब्लास्ट हो गया और आज के हमारा ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया। ये हमारा आज का ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया। ठीक,
तो इसको हम कुछ मैप के थ्रू देख लेते हैं कि मैप में क्या कुछ ये फिगर के अनुसार कि कुछ हो सकता है कि क्या। इसमें होगा तुम ना। इसलिए कि मेरा कल जो था स्टूडियो दूसरा था, आज मेरा दूसरा हो गया, इस कारण से हम दिखा नहीं पाएंगे क्या। चलिए ठीक है, देखते हैं। व्हाट्सएप पे भी तो व्हाट्सएप पे हम भेजे होंगे इसका। खुल जाए तो हम आप लोगों को कुछ दिखा सकते हैं। देखिए हमारा ब्रह्मांड का ऐसा ब्रह्मांड है का ये रहा हमारा ब्रह्मांड का शुरू स्टार्टिंग में। जब ये ब्रह्मांड विस्फोट किया ना, तो ये बोला कि हम अपने आप घनत्व, ताप और दाब को हम संभाल नहीं सकते हैं, तो इसके चलते हम भैया विस्फोट कर रहे हैं, हम बम ब्लास्ट कर रहे हैं, आप लोग संभालिएगा। तो ये बोला कि ठीक है भाई, करो, हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना तो ना हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये क्या किया कि ये ब्लास्ट हो गया। तो प्रथम ये कितना सेकंड में ब्लास्ट हुआ होगा, आप लोगों को ना आप लोगों को मतलब इमेजिंग कर सकते हैं ना हम इमेजिंग कर सकते हैं। इतना सेकंड में आज का जो ब्रह्मांड है तैयार हुआ है, हम लोग कह नहीं सकते हैं। मात्र कितना सेकंड में तैयार हुआ है, तो ये तैयार हुआ है 1.43 सेकंड में। इतना सेकंड में मात्र ये जो कुछ प्रथम सेकंड जो हुआ है ना, कुछ प्रथम सेकंड हुआ, 1.43 सेकंड में ये मेरा ब्रह्मांड तैयार हो गया। सोचिए कि कितना कम सेकंड में मेरा ब्रह्मांड तैयार हुआ। फिर कुछ 3 मिनट के पश्चात ये ब्रह्मांड का ऐसा स्वरूप आया, ऐसा स्वरूप आया। फिर कुछ वर्ष बाद, यानी 3 लाख वर्ष बाद, कुछ इसमें ऐसा प्रभाव पड़ने लगा। फिर 1 अरब वर्ष पश्चात जो कि हमारी आकाशगंगाएं जो दिखने लगी। फिर उसके बाद 1 अरब वर्ष पश्चात के बाद ये मानव और जीव का यहाँ पे उत्पत्ति हुआ। ठीक, तो ये यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। उसके बाद आगे का देखते हैं कि क्या स्थिति है। अब सोच लीजिए कि 1.43 सेकंड में ही ये हमारा ब्रह्मांड तैयार हुआ। फिर उसके बाद सोचिए कि
अब क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक है इसके बाद, और वो कुछ इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कुछ बोला। तो इन्होंने एक स्टीफन हॉकिंस नाम के वैज्ञानिक है, और ये बताए कि ब्रह्मांड का न तो आदि है और न ही अंत है। और इसने ये भी कहा कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है और धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। ठीक। और ये आप लोगों को दिखाए। उसके बाद आगे, इसके बाद फिर कुछ दिन बाद एक क्लॉडियस टोल्मी नाम का एक वैज्ञानिक है। स्टीफन हॉकिंस ने क्या बोला, लिख देते हैं थोड़ा सा। इन्होंने बोला कि भांड का न तो आदि है और अंत है। और इन्होंने बताया कि हमारा ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड इनका मत था कि ब्रह्मांड हमारा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और धीरे धीरे फैल रहा है। और इनका यह भी मत था कि ब्रह्मांड का ना तो आदि है और ना ही अंत है। मान लीजिए कि जिसे धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, फिर ब्लास्ट हुआ, फिर फैला, धीरे धीरे फैला, और ये इतना प्रकाश का वेग जो जितना होता है उससे तेजी से फैल रहा है हमारा ब्रह्मांड। आज की भी डेट में आज के भी डेट में मैं बता रहा हूं कि हमारा जो प्रकाश प्रकाश का वेग है उससे ज़्यादा ये तेजी से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। तो इन्होंने बताया कि फिर धीरे धीरे सिकुड़ेगा और फिर ब्लास्ट होकर फिर फैलेगा, फिर धीरे धीरे सिकुड़ेगा, फिर ब्लास्ट होकर फिर फैलेगा। तो इसका मतलब कि फिर ना आदि हुआ ना अंत हुआ, इसका ना अंत हुआ और ना फिर आदि हुआ। मतलब कि प्रारंभ हुआ और ना फिर आदि हुआ, फिर सिकुड़ रहा है, फिर फैल रहा है, फिर सिकुड़ रहा है, फिर फैल रहा है। यही प्रक्रिया लगातार चलेगा। और कितना दिन तक, कितना दिन बाद ये सिकुड़ेगा, कितना दिन बाद ये फैलेगा, इसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद एक आए दूसरा वैज्ञानिक, इसको लिख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद फिर दूसरा वैज्ञानिक है क्लॉडियस टोल्मी। क्लॉडियस टोल्मी है। इन्होंने क्या कहा, क्लॉडियस टोल्मी साहब है। और इन्होंने क्या एक अवधारणा दिया। ये कहाँ के थे, तो ये मिस्र के थे, मिस्र और यूनान के थे। तो ये 140 वर्ष पहले आए। मिस्र 140 ईस्वी। ये कहा कब आए, तो 140 ईस्वी में आए क्लॉडियस टोल्मी। और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के संदर्भ में कुछ इन्होंने भी बताया कि ये इन्होंने क्या दिया, एक अवधारणा दिया। तो ये दिए जियोसेंट्रिक अवधारणा दिए। जियोसेंट्रिक अवधारणा, ये कौन सा अवधारणा एक दिए थे, तो एक ये अवधारणा दिए, यार ये चीज
ये इन्होंने दिया जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया और ये बताए क्या कि जियो मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ये सेंट्रिक मतलब क्या होता है, सेंटर, केंद्र, केंद्र। तो इन्होंने बताया कि पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी जो है केंद्र में है और सारे ग्रह उपग्रह जो हैं इसके पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये अर्थ हो गया। ये इन्होंने बताया कि सारे उपग्रह ग्रह जो कुछ भी हैं ये पृथ्वी की मतलब कि चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने इतना बताया और परिक्रमा कर रहे हैं, और सूर्य सहित सूर्य भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये नहीं कि मतलब कि ये कोई एक ही ग्रह है, सारे ग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य हो या कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा हो या कोई भी हो, या उपग्रह भी है, सूर्य उपग्रह जो कुछ भी है, ग्रह उपग्रह सारे लोग पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। उसके फिर इन्होंने बताया, फिर इनके बाद एक आए कोपरनिकस साहब, कोपरनिकस साहब है। तो इन्होंने बताया कि क्या ये सब चीज़ तो ठीक है यार, लेकिन कुछ गलत लग रहा है हमें, हमको ये चीज़ शोभा नहीं दे रहा है, ये कुछ गलत लग रहा है इसमें। तो उन्होंने बताया कि क्या, फिर इनसे पूछे कि क्या गलत लग रहा है। क्लाउडियस साहब ने पूछे क्या गलत लग रहा है, हम जो बताया हम भी सही, हम भी तो सही हैं। तो बोला कि नहीं आप गलत हैं। तो चलिए ठीक है, आप ही बताइए तब कि आप कहाँ तक सही हैं और हमारा कहाँ से, हमारा सिद्धांत कहाँ तक सही है और आपका सिद्धांत कहाँ तक सही है। तो ये तो कह के चले गए। फिर आए क्लाउडियस टोल्मी साहब, नहीं ये कोपरनिकस साहब। तो ये तो आए तो बहुत दिन बाद आए थे, तो ये आए बहुत दिन बाद। कितना दिन बाद आए, तो 1540 में आए। अब सोचिए कि 140 ईस्वी और 1543 ईस्वी में कितना फर्क है। तो आए फिर कोपरनिकस साहब। ये आए 1543 ईस्वी में आए, और इन्होंने कहा कि ये जो भी पहले लोग बता के गए हैं बूढ़ बुजुर्ग, अब उन लोगों का जमाना गया, अब हमारा जमाना आएगा भाई, हम क्यों उनका बात माने। तो फिर बोले कि नहीं ठीक है भाई, तब जो कुछ भी है, अब पहले वाला गलत है तो आप ही बताओ। तो कुछ लोग ये बताया कि 1500 ईस्वी में हेलियोसेंट्रिक नाम का एक अवधारणा ये दिए। क्या दिए, ये बताए कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। कोपरनिकस साहब ने बताया कि सूर्य केंद्र में है और जितना भी ग्रह है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये क्या दिए, हेलियोसेंट्रिक नामक एक अवधारणा दिए ये। ये हेलियोसेंट्रिक नामक अवधारणा दिया। हेलियो मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य, और सेंट्रिक मतलब क्या होता है, केंद्र, केंद्र। तो इन्होंने हेलियोसेंट्रिक नामक अवधारणा दी है कोपरनिकस साहब, और ये बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी से, पृथ्वी हो या जितने भी ग्रह हैं इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो और फिर इन्होंने कहा कि फिर और इसके ये तो इतना देकर फिर ये भी शांत हो गए। फिर इनके बाद आए, तो इनका क्या हुआ कि ये जब सूर्य के लिए सूर्य के पर ये हेलियोसेंट्रिक नामक अवधारणा दिए, तो ये बोले कि सूर्य सूर्य स्थिर है, केंद्र में है, और पृथ्वी जितना भी ग्रह है इसका मतलब कि चक्कर लगा रहे हैं। तो फिर कुछ लोग आए और बोले क्या कि ये सब चीज़ क्या बोल रहे हो, तुम गलत हो। धार्मिक लोग कुछ आए और धार्मिक लोग कुछ बोले कि ये चीज़ गलत है, और तुम जो चीज़ बोले हो धर्म के विरुद्ध बोल रहे हो, तुम अपना जुबान से ये जो भी अवधारणा दिए हो तुम वापस लो, नहीं तो फिर हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे। तो फिर ये क्या बोले कि ठीक है भाई, हमारे साथ क्यों गलत करेंगे, हमारा क्या इसमें जा रहा है, जो सच्चाई है हमने बताए, अब आप लोगों को मर्जी है जो आप लोग कीजिए। तो ये बोले कि ठीक है, हम अपना वापस ले रहे हैं बात, फिर आगे आप लोगों को जो करना है कीजिए। तो फिर इसके बाद आए हर्षल महोदय आए। हर्षल नामक एक वैज्ञानिक है।
हर्शल नामक एक वैज्ञानिक है और इन्होंने भी कुछ कहा इसके बारे में। ये कब है? 1805 ईस्वी में है। और इन्होंने बताया कि सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह है, ठीक ना, सूर्य तथा पृथ्वी अन्य ग्रह ब्रह्मांड का एकमात्र अंश है। इन्होंने क्या बताया कि सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्रह्मांड का एक मात्र अंश है। और अर्थात हमारे सौर मंडल जैसे असंख्य असंख्य सौर मंडल है हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। इन्होंने क्या बताया? ये कब आए थे? तो ये 1805 में आए थे। ये आए थे 1805 में, हर्षल महोदय। तो इन्होंने क्या बताया कि सूर्य, पृथ्वी या अन्य ग्रह हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे, मतलब कि ऐसे ऐसे बहुत सारे जितना भी ग्रह हैं सौर मंडल में, ये सब सौर मंडल, सौर मंडल मतलब कि सौर मंडल जो कुछ भी पृथ्वी है, सूर्य है या सौर मंडल है, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में असंख्य हैं। मतलब वो गिना नहीं जा सकता है कि कितना है कितना नहीं, ये गिना नहीं जा सकता है। तो ये कुछ बोल के चले गए। फिर इसके बाद आए, ये क्या बोले कि सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह या सौर मंडल। सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड का एकमात्र अंश है। ठीक, इन्होंने बताया कि सूर्य, पृथ्वी या सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड का एकमात्र अंश है। मतलब कि मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है, मानते हैं कि एक ब्रह्मांड है, तो ये चीज है हमारे सौर मंडल है, तो एकमात्र ये एक अंश है। ठीक है, ये अन्य ग्रह भी है, तो ये जो कुछ भी है सूर्य, इसमें इसके अंदर एकमात्र अंश है। अंश है, सोच लीजिए कि ये कितना छोटा चीज होगा इसमें, ये ब्रह्मांड में। फिर ये इतना तो बताया, उसके बाद फिर ये भी साइलेंट हो गए। फिर इसके बाद क्या है? एपी हब्बल। एपी हब्बल साहब है, एपी हब्बल साहब है, कब थे? ये कहाँ के थे? तो ये थे अमेरिका के थे। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने भी एक अवधारणा दिया कि इन्होंने वैज्ञानिक आधारों पर ये बताया। इन्होंने क्या बताया कि वैज्ञानिक आधारों पर बताया कि ब्रह्मांड का व्यास लगभग कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कुछ और बताए कि हमारे ब्रह्मांड जो है, हमारे ये कितना बताया? हमारे ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताए। ये क्या बताए? 250। इन्होंने क्या बताया कि एपी हबल साहब ने कि हमारा ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो मान लीजिए कि हम क्या बताए थे, एक प्रकाश वर्ष में कितना क्या बताए थे? देखिए, बताए थे यही कि 3 गुना
3 गुना 10 के पावर 8 गुना 365 गुने 24 गुने 60 गुने 60, ये बताए हम एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में इतना दूरी होता है, तो सोचिए कि ये कितना होगा, व्यास कितना होगा, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। यानी मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड हो गया हमारा, ये हमारा ब्रह्मांड हो गया, तो ये हमारा ब्रह्मांड हो गया, तो यहाँ से हमारा प्रकाश मान लीजिए कि चला, प्रकाश का कण यहाँ से चला, चलते 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 यहाँ तक आया। मान लीजिए कि यहाँ तक आया, तो यहाँ तक, यहाँ से जब आज चला तो यहाँ तक पहुँचने में कितना दिन लगेगा, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष लग जाएगा। सोच लीजिए कि 250 करोड़ प्रकाश वर्ष लग जाएगा। अब सोचिए कि कितना दिन, कितना दूरी तय किया होगा ना, हम जहाँ कल्पना कर सकते हैं ना, कैलकुलेटर भी कल्पना नहीं कर सकता है इसका। तो सोच लीजिए कि कितना दूरी ये तय किया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है इसका। तो ये तो हम लोग यहाँ तक सोचिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दिए, ठीक, हम लोग क्या किए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दिए। और फिर थोड़ा सा इसका सार निकालते हैं कि स्टीफन हॉकिंग साहब के अनुसार ब्रह्मांड फैलता है और सिकुड़ता है। न माना जाता है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड एक सूक्ष्म आकार का, मतलब कि संकुचित, और ब्रह्मांड की एक समस्त ऊर्जा, घनत्व तथा ताप एक बिंदु पर था। क्या हम बताएं कि माना जाता था पहले कि ब्रह्मांड एक सूक्ष्म आकार के जो कण है वहाँ पे स्थित था। सारा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, पृथ्वी है या सूर्य है या तारे हैं या उसके बाद उपग्रह है, ग्रह है, जो कुछ भी है एक सूक्ष्म कण पर आधारित था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक बिंदु पर सीमित था, जिसे एकक या सिंगुलरिटी कहा जाता था, जिसे एकक या सिंगुलरिटी कहते थे। इस एकक में ताप, दाब और घनत्व के कारण 13.7 या 13.8 भी आता है, कहीं 7 भी आता है, तो हम लोग 8 ही लेकर चलेंगे। और वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ और केवल मात्र 1.43 सेकंड में विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड बन गया। चलिए ठीक है, एक कोई वीडियो था मेरे पास, लेकिन कल हम इसको दिखाएंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दिया। अब इसके बाद हम आगे के कल क्लास हम देखते हैं कि आगे क्लास क्या होगा कल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद फिर हम लोग आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे और आकाशगंगा से धीरे धीरे मतलब कि आकाशगंगा से लेके धरती तक आएंगे और धरती के बारे में, पूरा पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टॉप कर दो।